अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीर नसराज। की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली डोज एपिसोड 14। डेली डोज एपिसोड जो इससे पहले की 13 एपिसोड्स हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, जहां से आप जो डिफरेंट 50 एमसीक्यूज हैं उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट बने हैं या पार्ट बनेंगे। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप फॉर एग्जांपल अगर हम इससे पहले की 13 एपिसोड्स की बात करें तो वो टोटल एमसीक्यूज बनते हैं 650, और इनके भी ये भी 50 एमसीक्यूज हम जो हैं वो अपने अंदर अटैच कर लें, यानी कि अब इसके साथ ऐड कर लें, तो ये हमारे एमसीक्यू टोटल बन जाएंगे 700। तो 700 एमसीक्यूज अगर आप इसको प्रिपेयर करें तो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपकी रिकॉल हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास जो पोर्शन हैं वो हमारे पास 5 पोर्शन हैं। उसमें से करंट अफेयर्स है, हमारे पास एवरीडे साइंस है, इस्लामियत है, पाक स्टडीज है और जनरल नॉलेज है, जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के पोर्शन से। तो करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास करंट अफेयर्स के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो उसमें से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार्गो शिप लॉन्च इन विच कंट्री। आपने बताना है कि जो पहली इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार्गो शिप है वो कौन सी कंट्री में लॉन्च हुई। तो हमारे पास ऑप्शन है नॉर्वे, ग्रीनलैंड, बेल्जियम या नन ऑफ दिस। तो ये देखते हैं कि पहली इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार्गो शिप जो है वो कौन सी कंट्री में लॉन्च हुई। तो हमारे पास इसका आंसर है नॉर्वे। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार्गो शिप जो है वो नॉर्वे में लॉन्च हुई, और उस जो ये ऑटोनोमस कार्गो शिप थी इसका नाम था क्रूलेस कार्गो। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार्गो जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुई, नॉर्वे में, और इसका नाम क्या था, क्रूलेस कार्गो। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच कंट्री स्टेप अप मिलिट्री अलर्ट विद कॉम्बैट ड्रिल्स। आपने बताना कि कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान जो है वो मिलिट्री अलर्ट हुई कि वो आपस के दोनों अगेंस्ट थी विद द कॉम्बैट ड्रिल्स। तो हमारे पास ऑप्शन हैं रशिया एंड यूक्रेन, इसराइल एंड मोरक्को, जर्मनी एंड पोलैंड या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास रशिया एंड यूक्रेन। तो आपने याद रखना है कि रशिया एंड यूक्रेन, दीज टू आर द कंट्री विच स्टेप अप मिलिट्री अलर्ट विद कॉम्बैट ड्रिल्स। तो आपने याद रखना है कि ये रशिया और यूक्रेन ऐसी वो दो कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मोरक्को इसराइल साइंड फर्स्ट एवर एग्रीमेंट इन रबत। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर 3-4 बातें। अब एक आपने बात याद रखना है कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो होता मोरक्को और इसराइल के दरमियान, और हुआ कौन सी सिटी में था, रबत के अंदर। दूसरी चीज ये होगी कि कौन सी सिटी में हुआ, रबत के अंदर, और रबत जो है वो कौन सी कंट्री का कैपिटल है, वो है मोरक्को का कैपिटल। अब देखते हैं कि इनों के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो कौन सा साइन हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है डिफेंस, पीस, म्यूचुअल या ऑल ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास डिफेंस। तो आपने याद रखना है कि जो मोरक्को और इसराइल के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट का नाम क्या था, डिफेंस एग्रीमेंट, और वो कहाँ हुआ था, रबत में। और रबत किसका सिटी है, मोरक्को का कैपिटल है रबत जो है ना, मोरक्को का। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 क्वेश्चन मजीद मिल गए। आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीमेंट जो हुआ था, डिफेंस एग्रीमेंट, वो किसके दरमियान हुआ था, वो हुआ था मोरक्को और इसराइल के दरमियान। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एग्रीमेंट हुआ था जी मोरक्को और इसराइल के दरमियान, तो वो कौन सा हुआ था, डिफेंस एग्रीमेंट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोरक्को के कौन से सिटी के अंदर जो है वो इनका फर्स्ट एवर डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, तो वो हुआ था रबत में। और आपसे पूछा जा सकता है कि रबत जो है वो कौन सी कंट्री का कैपिटल है, तो वो कैपिटल है मोरक्को का। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेयर इज द सेकंड राउंड ऑफ यूएस तालिबान टॉक्स गोइंग टू बी हेल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो यूएस तालिबान का सेकंड राउंड है वो जो उसकी टॉक्स जो है वो कहाँ होंगी। हमारे पास ऑप्शंस हैं इस्लामाबाद, दोहा, बीजिंग या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास दोहा। तो आपने याद रखना है कि दोहा में सेकंड राउंड ऑफ यूएस तालिबान टॉक्स जो है ना, दे आर गोइंग टू बी हेल्ड। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग टू बी हेल्ड ऑन दिसंबर 10, 2021 इन विच सिटी। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड दिसंबर की बात हो रही है 2021 की, कि उसके अंदर जब खालिस्तान रेफरेंडम हुआ था, जिसका पूरा नाम है खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग, ये जो है कौन सी सिटी में हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग है ये कौन सी सिटी में हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन हैं लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ओटावा, जो कि कनाडा का सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास जिनेवा। तो आपने याद रखना है कि खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग टू बी हेल्ड ऑन दिसंबर 10, 2021 इन जिनेवा, यानी कि 10 दिसंबर 2021 को खालिस रेफरेंडम वोटिंग जो हुआ था वो हुआ था जिनेवा में। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेम्स न्यू कोरोना वायरस। आपने बताना कि WHO जो जिसको हम
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने न्यू कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? हमारे पास ऑप्शन है वेरिएंट ओमिक्रॉन, वेरिएंट ओमेगा, ओमिक्रॉन ओमेगा या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास वेरिएंट ओमिक्रॉन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू कोरोना वायरस को नाम दिया था वेरिएंट ओमिक्रॉन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UN सेक्रेटरी जनरल यूनाइट कैंपेन लॉन्चेस एफर्ट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बाय। अब UN सेक्रेटरी जनरल की एक कैंपेन है जिसको हम कहते हैं यूनाइट कैंपेन, उसने लॉन्च किया है ऐसी एफर्ट्स की जाए जिससे वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो ये कब होने जा रहा है? हमारे पास ऑप्शन है 2025, 2030, 2050 या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 2030। तो आपने याद रखना है कि UN सेक्रेटरी जनरल यूनाइट कैंपेन लॉन्चेस एफर्ट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बाय 2030, यानी कि 2030 तक जो UN के सेक्रेटरी जनरल यूनाइट कैंपेन है वो ऐसी कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि वुमेन के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस को खत्म करेगा। और ये कहाँ कब तक जाके होगा? 2030 में। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ओमिक्रॉन द वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इज नेम्ड आफ्टर 15th लेटर ऑफ अल्फाबेट व्हिच लैंग्वेज। आपने बताना कि ओमिक्रॉन जो कि कोविड-19 का एक वेरिएंट है उसका जो नाम है 15वें लेटर अल्फाबेट के बाद कौन सी लैंग्वेज से यूज हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश या पुर्तगीज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास ग्रीक। तो आपने याद रखना है कि ओमिक्रॉन द वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इज नेम्ड आफ्टर 15th लेटर ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 फर्स्ट इमर्ज इन विच कंट्री। आपने बताना है कि जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है कोविड-19 का सबसे पहले वो कौन सी कंट्री में जो है वो इमर्ज हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है चाइना, स्पेन, साउथ अफ्रीका या यूएसए। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास साउथ अफ्रीका। तो आपने याद रखना है कि द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 फर्स्ट इमर्ज इन साउथ अफ्रीका, यानी कि सबसे पहले कहां पे इमर्ज हुआ था? वो साउथ अफ्रीका में इमर्ज हुआ था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द ओमिक्रॉन सार्स कोविड-2 वेरिएंट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ऑन। आपने बताना कि जो ओमिक्रॉन सार्स कोव-2 वेरिएंट है सबसे पहले WHO ने इसको रिपोर्ट किया, ये कब हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है 22 नवंबर 2021, 23 नवंबर 2021, 24 नवंबर 2021 ये नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 24 नवंबर 2021। तो आपने याद रखना है कि ओमिक्रॉन सार्स कोविड-2 वेरिएंट जो है वो फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ बाय द WHO, ये WHO को वो रिपोर्ट हुआ कब हुआ? 24 नवंबर 2021 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास जनरल नॉलेज का, जिसके अंदर हमारे पास 10 MCQs मौजूद हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कराक्रम हाईवे। आपने कराक्रम हाईवे जो है उसकी लेंथ बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 810 माइल्स, 910 माइल्स, 710 माइल्स या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 810 माइल्स। तो आपने याद रखना है कि कराक्रम की जो लेंथ है वो है 810 माइल्स। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है टुवर्ड फ्रीडम 1936 इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी थी जिनकी बायोग्राफी के ऊपर एक बुक लिखी गई जिसको कहते हैं टोटल फ्रीडम। अब ये जो है ये कौन सी पर्सनैलिटी के ऊपर ये जो बायोग्राफी लिखी गई है? तो हमारे पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कायदे-आज़म या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि टोटल फ्रीडम 1936 जो है वो किसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बायोग्राफी जो है वो बुक लिखी गई है? तो इसका आंसर है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। तो आपने याद रखना है कि टुवर्ड फ्रीडम 1936 इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारे पास ऑप्शंस है वैरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौसी या लॉर्ड कैनिंग। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास विलियम बेंटिक। तो आपने याद रखना है कि विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? विलियम बेंटिक। हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट हाउ मेनी कैंटोन्स सोवेरियन स्टेट्स आर देयर इन स्विट्जरलैंड। अब स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, सोवेरियन स्टेट्स हैं और उन सोवेरियन स्टेट्स को कैंटोन्स भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर कितनी स्टेट्स हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं 10 कैंटोन्स, 15 कैंटोन्स, 26 कैंटोन्स या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि कितनी सोवेरियन स्टेट्स हैं वो स्विट्जरलैंड में। तो हमारे पास इसका आंसर है 26। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 26 कैंटोन्स या सोवेरियन स्टेट्स आर देयर इन द स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर सोवेरियन स्टेट्स की बात करें तो वो है 26, यानी कि
26। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट इज कॉल्ड। आपने बताना कि वो जगह जहां पे पिग्स को रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सेलर, स्टाई, ब्रेवरी या नन ऑफ द अबव। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास स्टाई। तो आपने याद रखना है अ प्लेस वेयर द पिग्स आर केप्ट इज कॉल्ड स्टाई। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है इन रेफरेंस टू द पैसिफिक ओशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैसिफिक। यानी कि पैसिफिक ओशन के रेफरेंस के लिहाज से पैसिफिक का क्या मतलब है। तो इसका मतलब देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं वेरी लार्ज, पीसफुल, नेवर बिफोर या डेंजरस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास पीसफुल। तो आपने याद रखना है कि इन रेफरेंस टू द पैसिफिक ओशन द मीनिंग ऑफ द पैसिफिक इज पीसफुल। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज विंडी सिटी। आपने बताना कि कौन सा ऐसा शहर है जो कि एज अ विंडी सिटी जो है वो फेमस है या पॉपुलर है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं वेनिस, शिकागो, न्यूयॉर्क या टोक्यो। तो ये जानते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एज अ विंडी सिटी। तो हमारे पास इसका आंसर स्टूडेंट्स शिकागो। तो चिकागो या शिकागो को जो है इट्स बीन अ पॉपुलर एज द विंडी सिटी। यानी कि विंडी सिटी का पूछा जाए आपसे तो आपका ध्यान में एक ही नाम आना चाहिए, वो है शिकागो। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है द टर्म हुक पास इज रिलेटेड टू। एक टर्म यूज की जाती है हुक पास। अब आपने बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर ये टर्म जो है वो यूज की जाती है। हमारे पास ऑप्शन है फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या बॉक्सिंग। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास बास्केटबॉल। तो आपने याद रखना है जो टर्म है हुक पास इट इज रिलेटेड टू द बास्केटबॉल। यानी कि बास्केटबॉल के अंदर जैसे ये मूवमेंट आपको दिखाई जा रही है पिक्चर के अंदर, इस जो मूवमेंट को कहते हैं हुक पास। तो हुक पास जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, वो है रिलेटेड बास्केटबॉल से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है OSS इज द ओल्ड नेम CIA विच एस्टेब्लिश्ड इन। OSS जो है ना वो CIA जो कि एक अमेरिकन एजेंसी है उसका जो है पुराना नाम था और OSS की एब्रीविएशन है ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज। ये CIA का ओल्ड नेम था। अब आपने बताना कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है 1941, 1942, 1943 या 1944। तो ये जानते हैं कि OSS जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, विच इज द ओल्ड नेम ऑफ द CIA। तो OSS जो है जिसको कहते हैं ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1942 में, जो कि CIA का पुराना नाम है। और CIA की एब्रीविएशन है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी है। तो इसका पुराना नाम क्या था, OSS। OSS की एब्रीविएशन ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1942 में। यानी कि इसके अंदर 3-4 बातें आपको एक क्वेश्चन के अंदर मिल गई हैं। OSS की एब्रीविएशन क्या है, ऑफिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक सर्विसेज। CIA की एब्रीविएशन क्या है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। OSS जो है वो CIA का पुराना नाम है और OSS जो है जाहिर बात है जो एस्टेब्लिश हुआ था CIA, वो पहले उसका क्या नाम था, OSS, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1942 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है हु गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी ऑफ द न्यूयॉर्क। अब जो स्टैचू ऑफ द लिबर्टी ऑफ द न्यूयॉर्क आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये जो है न्यूयॉर्क को किसने गिफ्ट किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क को गिफ्ट किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रांस गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी ऑफ न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास इस्लामियत का, जिसके अंदर भी हमारे पास 10 MCQs हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस्लामियत का सेक्शन बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। आपने बताना है कि इस्लामिक कैलेंडर का 7वां माह कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है जमादिउल अव्वल, रजब, रबीउल अव्वल, सफर। अब ये पिक्चर जो मैंने साथ अटैच किया, इधर से भी आप जो है जो नंबर्स हैं इस्लामिक कैलेंडर के वो याद कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है हमने इसके ऊपर बहुत जोर डाला है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाला मंथ जो है वो कौन सा है, इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा मंथ है, तो हमें पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इनमें से 7th मंथ जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा है। तो हमारे पास इसका आंसर है रजब। तो आपने याद रखना है कि रजब जो है वो 7th मंथ है ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। यानी कि आप अपने भूलना नहीं है कि रजब कौन सा महीना इस्लामिक कैलेंडर का 7वां। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज 8th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना कि 8वां महीना जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है शबान, रमजान, रबीउल अव्वल, जमादिउस सानी। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि विच इज 8th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। तो हमारे पास इसका आंसर है शबान। तो आपने याद रखना कि शबान इज द 8th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है विच इज द 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। आपने बताना कि 9वां महीना जो है इस्लामिक कैलेंडर का वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है शवाल, रमजान, रबीउल अव्वल,
या सफ़र। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास रमज़ान। तो आपने याद रखना है कि रमज़ान, अक्सर ये पूछा जा सकता है कि रमज़ान जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा है महीना, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा महीना है, 9वां। और हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि विच इज़ द 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, तो वो होगा हमारे पास आंसर, उसका होगा रमज़ान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, विच इज़ द 10th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। अब इसके अंदर आपने बताना है कि इस्लामिक कैलेंडर का जो 10वां महीना है वो कौन सा होता है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं रमज़ान, जिलकद, जिलहज या शवाल। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास शवाल। तो शवाल जो है ना वो इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, 11वां महीना जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है जिकद, सफ़र, रबीउल अव्वल या शवाल। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, कि विच इज़ द 11th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। तो इसका आंसर है हमारे पास जिकद। तो आपने याद रखना है कि जिकद इज़ 11th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिकद जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है, तो वो है 11th। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि 11th मंथ जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, जिकद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, विच इज़ द 12th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। आपने बताना है कि इस्लामिक कैलेंडर का जो 12वां महीना है वो जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं रबीउल सानी, रजब, जिलहज या जमादुल सानी। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास जिलहज। तो आपने याद रखना है कि जिलहज इज द 12th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। जिलहज कौन सा महीना इस्लामिक कैलेंडर का, 12वां। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, हाउ मेनी सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड इन्ना। आपने बताना है कि कुरान पाक की कितने सूरतें हैं जो कि इन्ना के वर्ड से स्टार्ट होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 3, 4, 5, 6। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि हाउ मेनी सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड इन्ना। तो इसका आंसर है हमारे पास 4। तो आपने याद रखना है कि 4 ऐसी सूरतें कुरान पाक की जो कि इन्ना से स्टार्ट होती हैं, लाइक इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 4 सूरत ऑफ द होली कुरान दैट स्टार्ट विद द वर्ड इन्ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, विच इज़ द बेस्ट मंथ मेंशन इन होली कुरान। आपने बताना है कि कुरान पाक के अंदर जो मेंशन किया हुआ है उसमें से सबसे बेस्ट मंथ जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है रजब, शबान, रमदान या हज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास रमदान। सो रमदान इज द बेस्ट मंथ मेंशन इन द होली कुरान, यानी कि होली कुरान में से जो मेंशन किए गए बेस्ट जो है वो मंथ है, वो उसमें से जो बेस्ट महीना है वो है रमदान। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, विच इज़ द बेस्ट नाइट मेंशन इन द होली कुरान। आपने बताना है कि होली कुरान के अंदर, यानी कि कुरान का पाक के अंदर बेहतर रात जो है वो किसको करार दिया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है शब बरात, शब मेराज, शब कदर या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास शब कदर। तो शब कदर जो है इज द बेस्ट नाइट मेंशन इन द होली कुरान। ये वाहिद नात है जो कि बेस्ट नाइट मेंशनड है कुरान पाक के अंदर, तो और उसका नाम है शब कदर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, इन हाउ मेनी इयर्स मक्की सूरत वर रिवील्ड। आपने बताना है कि कितने सालों के अंदर अंदर जो मक्की सूरतें जो है वो नाजिल हो गई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है 13, 14, 15, 16। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 13। तो आपने याद रखना है कि 13 साल के अंदर अंदर मक्की सूरतें जो है वो सारी रिवील हो गई थी, यानी कि वी कैन से दैट इन 13 ईयर्स मक्की सूरत वर रिवील्ड। उसके बाद हमारे पास जो है पोर्शन है पाक स्टडीज का, जिसके अंदर हमारे पास 10 MCQs है। तो ये देखते हैं कि पाक स्टडीज के अंदर हमारे पास कौन कौन से MCQs हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो जरदक जो है एक हाईएस्ट पीक है। अब आपने बताना है कि जरदक जो एक हाईएस्ट पीक है ये कौन सी रेंज की हाईएस्ट पीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है कराक्रम रेंज, सुलेमान रेंज, किरथार रेंज या हिंदू कश रेंज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास किरथार रेंज। तो आपने याद रखना है कि जरदक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द किरथार रेंज। ये आपने नहीं बोलना कि कौन सी रेंज की जो जरदर है जो हाईएस्ट पीक है वो है किरथार रेंज। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स बिलोंग टू चिश्तिया ऑर्डर। आपने बताना है कि इनमें से वो कौन से सूफी हैं जो कि चिश्तिया ऑर्डर के साथ बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है बहाउद्दीन जिक्रिया, शाहरुख आलम, फरीदुद्दीन गंज शकर या मंसूर अल हलाज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स बिलोंग टू द चाइना ऑर्डर। तो हमारे पास इसका आंसर है फरीदुद्दीन गंज शकर। सो फरीदुद्दीन गंज शकर जो है ना ये वो सूफी थे विच इज बिलोंग्स टू द चिश्तिया ऑर्डर, यानी कि उनका जो चिश्तिया ऑर्डर के साथ जो है वो रिलेशन था, बिलोंग थे वो। तो फरीदुद्दीन गंज शकर सेंट्स बिलोंग टू चिश्तिया ऑर्डर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज चंद्रगुप्त, यानी कि आपने बताना है कि चंद्रगुप्त अक्सर वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है फेमस पर्सनैलिटी, फूड आइटम, ट्री या मड वल्केनो। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि व्हाट इज चंद्रगुप्त। तो हमारे पास ऑप्शन है फेमस पर्सनैलिटी, फूड आइटम,
ट्री और मड वोल्केनो, तो इसका आंसर है हमारे पास मड वोल्केनो। सो चंद्रगुप्त एक मड वोल्केनो को कहते हैं, जो कि एक बड़ी स्पेसिफिक सी, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा होगा, तो मड वोल्केनो इज एक्चुअली या चंद्रगुप्त। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है द एक्सटिंक्ट वोल्केनिक पीक ऑफ कोह सुल्तान इज इन। आपने बताना है कि जो वोल्केनिक पीक की एक्सटेंट वोल्केनिक पीक है कोह सुल्तान की, वो जो है वो कौन सी सिटी में है। तो हमारे पास ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि द एक्सटेंट वोल्केनिक पीक जो है कोह सुल्तान की, वो कहाँ पे वाक़ है। तो हमारे पास इसका आंसर है पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि एक्सटेंट वोल्केनिक पीक ऑफ द कोह सुल्तान इज इन पाकिस्तान। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द बिन कासिम सी पोर्ट। आपको पता है कि बिन कासिम या सी पोर्ट है, ये वो एक बहुत ही फेमस जो है वो सी पोर्ट है बिन कासिम। इसका एक पुराना नाम भी था जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया। तो हमारे पास ऑप्शन है निरौन, पिपरी, दिब्बल या दाहिर कोट। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द बिन कासिम, जिसको हम सी पोर्ट भी कहते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है पिपरी। तो आपने याद रखने के जो उसका पुराना नाम क्या था, पिपरी इज द ओल्ड नेम ऑफ द बिन कासिम और सी पोर्ट। तो आपने याद रखने की आपने भूलना नहीं है कि बिन कासिम सी पोर्ट का पुराना नाम क्या था, वो था पिपरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एरिया ऑफ इस्लामाबाद बिफोर डिक्लेरेशन एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज नोन बाय द नेम ऑफ। आपने बताना है कि जो इस्लामाबाद का एरिया है, इस चीज़ से डिक्लेयर होने से पहले कि वो पाकिस्तान का कैपिटल बनने वाला है, उससे पहले इस्लामाबाद को किस नाम से जाना जाता था। तो हमारे पास ऑप्शन है श्रीनगर, राजशाही, गंदारा या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि एरिया ऑफ द इस्लामाबाद बिफोर द डिक्लेरेशन एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज नोन बाय द नेम ऑफ। तो हमारे पास इसका आंसर है राजशाही। तो जो इस्लामाबाद का एरिया था बिफोर द डिक्लेरेशन एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद की कैपिटल करने से पहले, तो उस इस्लामाबाद को कहा जाता था राजशाही। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ गुजरावाला। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि गुजरावाला का ओल्ड नेम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है शालकोट, खानगढ़, गुजर कोट या खानपुर। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द गुजरावाला। तो हमारे पास इसका आंसर है खानपुर। तो आपने याद रखना है कि खानपुर इज द ओल्ड नेम ऑफ गुजरावाला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन। आपने बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है हिंदुकुश, सुलेमान, पामीर या कराक्रम। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो हमारे पास इसका आंसर है कराक्रम। तो आपने याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन कराक्रम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है द मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड आर फाउंड इन। आपने बताना है कि जो मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन है ना, जिसको एमरल्ड भी कहते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है गिलगित, हुंजा, स्वात या दीर। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास स्वात। तो आपने याद रखना है कि द मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड आर फाउंड इन स्वात, यानी कि ये जो प्रीशियस जेमस्टोन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, लाहौर के स्वात में। ठीक है, द मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड आर फाउंड इन स्वात। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है द आर्कियोलॉजिकल साइट कोट दिजी इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ। आपने बताना है कि जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको हम कहते हैं कोट दिजी, ये जो है वो कौन सी सिटी के करीब लोकेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है लारकाना, ठट्टा, खैरपुर या बदिन। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास खैरपुर। तो आपने याद रखना है कि द archaeological site which is known as Court Diji is located near the city of खैरपुर। तो आपने याद रखना है कि खैरपुर की सिटी के ये करीब है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है एवरीडे साइंस का, और एवरीडे साइंस के अंदर हमारे पास 10 MCQs हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एवरीडे साइंस से। तो क्वेश्चन हमारे पास है अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज। आपने बताना है कि सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के मुताबिक जो अर्थ की पोजीशन है वो सूरज से कितने भी है। तो हमारे पास ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सिक्स। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड। तो आपने याद रखना है कि अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम के मुताबिक जो अर्थ की पोजीशन है वो कौन सी है, सन सूरज से तीसरी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट अनेबल्ड मैन टू स्टेप ऑन द मून फर्स्ट। आपने बताना है कि उस स्पेस एयरक्राफ्ट का नाम बताना है जिसकी वजह से पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा। तो हमारे पास ऑप्शन है स्पुतनिक 1, लूना 2, वोस्टोक 1 या अपोलो 9। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट एनेबल्ड देम मैन टू स्लीप ऑन द मून टू स्टेप ऑन द मून फर्स्ट। तो हमारे पास इसका आंसर है अपोलो XI। तो आपने याद रखना है कि अपोलो XI इज अ स्पेसक्राफ्ट व्हिच enabled the man to स्टेप ऑन द
मून फर्स्ट, यानी कि चांद पे कदम रखने के लिए पहले जो हमें स्पेसक्राफ्ट चाहिए थी, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? अपोलो XI। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, हेलेस कॉमेट इज विजिबल आफ्टर एवरी। आपने बताना है हेलेस कॉमेट है जो कि विजिबल होता है काफी सालों के बाद। तो हमारे पास ऑप्शन है 84 ईयर्स, 76 ईयर, 1000 ईयर्स या 365 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स जानते हैं कि हेले कॉमेट जो है वो विजिबल कब होता है, तो हमारे पास इसका आंसर है 76 ईयर्स। तो आपने याद रखने के हेले कॉमेट इज विजिबल आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है कि हेलेस कॉमेट इज विजिबल, वो विजिबल हो जाता है आफ्टर एवरी 75 ईयर, सॉरी 76 ईयर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन द शेप बिकॉज ऑफ। आपने बताना कि एक डूबता हुआ सूरज जो है वो ओवल शेप की तरह शो हो रहा होता है, तो इसकी क्या वजह है? तो हमारे पास ऑप्शन है, द फैक्ट दैट द सन रियली बिकम्स ओवल इन द इवनिंग, या कि ये फैक्ट है कि सूरज जो है वो इवनिंग में खुद ही जो है वो ओवल हो जाता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ द रेज ऑफ द सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये जो सूरज की शुआएं पास हो रही है उनकी रिफ्रैक्शन हो रही है, ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है या डिस्पर्शन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो सेटिंग सन जो है वो किस तरह की लगती है? ओवल शेप की लगती है, बिकॉज ऑफ द, हमारे पास ये चार तरह की ऑप्शंस हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो आपने याद रखने की सेटिंग सन जो है ओवल इसी वजह से लगता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ रेज हो रही होती है ऑफ सन की, जो कि एटमॉस्फेयर से पास थ्रू हो रहे होते हैं। तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ रेज क्या होती है? सन की होती है, बिकॉज द पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो इसलिए जो सेटिंग सन है उसकी शेप किस तरह की हो जाती है? ओवल शेप। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू द प्लैनेट वीनस। आपने बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है विच इज एप्लीकेबल टू द, जो वीनस के मुताबिक है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्मॉलेस्ट, ब्राइटेस्ट, मोस्ट डेंस या लार्जेस्ट। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास ब्राइटेस्ट। तो आपने याद रखना है कि इन चारों में से अगर कोई स्टेटमेंट विच इज एप्लीकेबल टू द प्लैनेट वीनस, तो वो सिंपल एक ही थी, क्या थी? ब्राइटेस्ट। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, स्टडी ऑफ करंट एंड पास्ट लैंडस्केप फॉर्मेशन इज नोन एज, यानी कि करंट के भी लैंडस्केप्स को आपने स्टडी करना है और पास्ट के भी। अब इस स्टडी को कहते हैं क्या? हमारे पास ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी, एरोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी या बायोलॉजी। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी। तो आपने याद रखना है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द करंट एंड पास्ट लैंडस्केप्स फॉर्मेशन, तो अपने आप को जो इस अमल को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ करंट एंड पास्ट लैंडस्केप फॉर्मेशन इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो इज। आपने इस रेनबो का सेंट्रल कलर बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्लू, ग्रीन, रेड, इंडिगो। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास ग्रीन। तो आपने याद रखना कि रेनबो का जो सेंट्रल कलर होता है वो होता है ग्रीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, हु इन्वेंटेड बल्ब। बल्ब जो है वो किसने इन्वेंट किया? तो हमारे पास ऑप्शन है फिलिप्स, रॉबर्ट, एडिसन या विलियम। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि हु इन्वेंटेड द बल्ब। तो हमारे पास इसका आंसर है एडिसन। तो आपने याद रखना है कि एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। ये देखिए बल्ब के साथ उसकी पिक्चर भी आपको शो हो रही होगी। तो इट्स मीन दैट एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, ग्लूकोज सिरप इज मेड फ्रॉम। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि ग्लूकोज सिरप जो है वो किस चीज से बना होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ओट, व्हीट, मेज या राइस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि ग्लूकोज सिरप जो है वो किससे बन सकता है। तो हमारे पास इसका आंसर है मेज। तो आपने याद रखना है कि ग्लूकोज सिरप इज मेड अप फ्रॉम मेज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर कि ग्लूकोज सिरप जो है वो किस चीज का बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसका बना हुआ है, मकई का या मेज का। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारी इस वीडियो का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है बैम्बू, यानी कि जिसको बांस भी कहते हैं, ये असल में है क्या। हमारे पास ऑप्शन है हर्ब है, ग्रास है, श्रब है या ट्री है। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये खाते क्या है, या जो बैम्बू है वो असल में बैम्बू जो है वो है क्या। तो हमारे पास ऑप्शन है हर्ब, ग्रास, शर्ब और ट्री। यानी कि बैम्बू क्या है, क्या वो हर्ब है, क्या वो ग्रास है, क्या वो शर्ब है या वो ट्री है। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास ग्रास। तो आपने याद रखने कि बांस, जिसको हम बैम्बू भी कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या है? एक ग्रास है, वो एक घास की किस्म है। सो बैम्बू इज अ ग्रास। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, आज की जो वीडियो थी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर 50 MCQs है जो कि ज़्यादा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।